अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है जी सिनेमैटिक रियलिज़म, जो हमने बात की थी पिछले 2 दिन पहले। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सो अभी ज़रा जो लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज्वाइन कर लें मुझे। सो तब हम ज़रा वो बातचीत शुरू करते हैं। कोई लेक्चर नहीं है एक, बट ये है कि चाहता मैं ये था कि कुछ चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एंड आई वांटेड टू शेयर दैट वर्क एंड दैट एक्सपीरियंस विद यू, which as I said if our interests match somewhere, so it should be interesting for all of us. उसमें मैं ज़रा ये सोच रहा था कि it will be helpful कि मैं ज़रा पिछली बात को उसको समराइज़ कर दूं, बिकॉज हो सकता है कि जो लोग ये वीडियो देखें उन्होंने पहली वाली ना देखी हो. So in the first video, what I said about cinematic realism, I raised some complexities, introduced some complexities in this matter. Walaikum assalam. अब यहाँ पे हम ये चैट स्टार्ट कर देते हैं. आई एम ऑल राइट, थैंक यू. अच्छा, तो उसमें आई रेज्ड सम क्वेश्चंस एंड इंट्रोड्यूस्ड सम कॉम्प्लेक्सिटीज के इट इज़ वेरी tricky to define what is cinematic and what is cinema, and realism itself is a very problematic area in itself. और उसमें I said कि I would just put across my understanding, and I don't like definitions. मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती definitions, तो इसलिए मैं उसमें I just gave my understanding about what realism is and how it functions both in literature and film. और उसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है. एंड सो वी स्टार्ट फ्रॉम द जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट आर्टिस्ट्स, एंड आई यूज दिस टर्म एज एन अम्ब्रेला टर्म, आर्टिस्ट की, जिसमें हम पेंटर्स को, राइटर्स को, फिल्म मेकर्स को, और जो भी दोज हु आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, एंड उसको and they are raising these questions about our experience of living in this world. उसको जैसे वो डिपिक्ट कर रहे हैं उसके लिए, और उसको उस अप्रोच को हम रियलिज्म कहते हैं. यानी कि their depiction of the world is बिल्कुल एक बहुत ही बेसिक लेवल पे हम उसको रियलिज्म इन आर्ट कहेंगे. सो ये तो थी पहले वाली बात. और उसके बाद आई एडेड अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू दिस वेरी बेसिक डेफिनेशन, अगेन डेफिनेशन उसमें, एंड दैट वाज कि मैंने आज कुछ रॉबर्ट स्टैम की एक पढ़ रहा था चीज़ about realism. So I think that explains this notion very well. वो मैं आपके साथ चंद लाइनें पढ़ के शेयर कर लेता हूँ, फिर उसी को हम आगे डिस्कस कर लेंगे. और उसकी बेसिस ये है इस पॉइंट ऑफ व्यू की कि if we take this definition of realism as it is, कि the writers or artists depict the world. So इसके अंदर एक inherent problem है इस definition में, and that is why you will understand why I don't like definitions. उसमें ये कहता है कि एक टर्म यूज़ हुई है प्रोग्रेसिव रियलिज्म की, और प्रोग्रेसिव रियलिज्म
को उसने रिलेट किया है उन सोशल ड्रामास के साथ which intend to bring a change in society or a change in the lives of what we call the marginalized or the disadvantaged communities. और जैसे ये सोशल ड्रामास थे जिनका मैंने पहले भी तस्करा किया था with reference to Indian cinema in the 1980s, Indian art cinema in the 1980s, which were, अगर उनकी एक बड़ी नोबल इंटेंशन देखी जाए कि वो they wanted to bring a change in society and they were worried about the issues that were arising because of materialism or industrialization. For example, अगर आप वो फिल्म अनिल कपूर की और अनिल कपूर और दिलीप कुमार थे उस फिल्म में, मिशेल उसका नाम था फिल्म का, in which those factory workers are, और वो there is a history of that kind of filmmaking in India. Or on the other hand, if we go look at women's films, जैसे आपने बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं या ऐसी फिल्म्स हैं जिनमें औरतों के मसाइल को हाईलाइट किया गया है. So with all the noble causes behind the or noble intentions behind such productions, जिनको और उसको progressive realism, and he says progressive realism to unmask and combat hegemonic representations. Now, what are hegemonic representations? Hegemonic representations उन्हें कहा गया है जहाँ पे dominant order को वो जो सपोर्ट करती है. और उसमें एक किताब है जिसका मैं कल रेफरेंस देना भूल गया अपने वो PhD टॉक के रेफरेंस में के हवाले से, दैट इज़ मल्टीपल वॉइसेस इन फेमिनिस्ट फिल्म क्रिटिसिज्म. उसके ओपनिंग चैप्टर में उसने the writer has given this whole idea कि why is it important to think of women films as a separate category. अब वो separate category को उसने यही argue किया है कि उसमें वो it needs those specific problems need to be looked at from a certain perspective. और dominant order, अब उसके अंदर जो cinematic उसके अंदर point of view है वो देखिए. वो एक फिल्म का हवाला उसमें दिया है, वो अभी वो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, बट वो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसमें देयर इज़ अ वुमन सिनेमाटोग्राफर और ज़ाहिर है बिकॉज शी इज़ शॉर्ट हाइटेड, सो वो जितनी फिल्म बनी हुई है वो कंपैरेटिवली लो एंगल पे शूट हुई हुई है. नाउ दैट लो एंगल रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट, वो लो एंगल, ये जो आई लेवल कैमरा है, बिकॉज इफ मेल सिनेमाटोग्राफर इज टॉलर और तो वो आई लेवल पे रहेगा, सो आई लेवल कैमरा रिप्रेजेंट्स दैट डोमिनेंट ऑर्डर और जिसको हॉलीवुड लार्जली रिप्रेजेंट करता है. सो दैट लो एंगल कैमरा सेटिंग मीन्स दैट इट इज़ it is a response to that kind of hegemonic representations. But he says this is not unproblematic because reality, in inverted commas, is not self-evidently given and truth is not immediately seizable, again inverted commas, by the camera. Now, this approach to realism, that reality is not something that is sitting outside waiting to be captured by the camera, and reality needs to be constructed. Now, this construction of reality introduces all the problem in the cinematic setting of, in the cinematic discourse, ये कहना चाहिए. And why is that? Because when
the reality is not available in a crude form, what do? We impose a layer of interpretation on that reality, और उससे क्या नतीजा निकलता है, एक सुप्रा रियलिटी क्रिएट होती है. सो सिनेमैटिक रियलिज्म अगर इस डायरेक्शन में देखना शुरू किया जाए, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट शेयरिंग अ थॉट विद यू कि अगर सिनेमैटिक रियलिज्म को इस तरह से देखना शुरू किया जाए दैट इट introduces a supra reality which is what is remote from, is quite remote from the reality that we observe in our daily life. और इसीलिए मैंने ये बात की थी पिछली बात टॉक में भी कि ये जो इसके अंदर आइडियोलॉजी का सारा एक फिर इशू स्टार्ट हो जाता है कि जब हम कहें कि हॉलीवुड जो है वो दैट इज showing a larger than life picture. What is larger than life picture? Or what we call realistic filmmaking, या वो बहुत उसके अंदर एक अगर एक so called realistic और बिल्कुल एक natural look के साथ अगर वो उसके अंदर डिपिक्शन है तो इज दैट एक्चुअली व्हाट वी कॉल अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ रियलिटी? क्या उसके अंदर वो सुप्रा रियलिटी का एलिमेंट नहीं आता कहीं से? ये है उसके अंदर प्रॉब्लम. एंड अगेन देन वी हैव दोज फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस. If we say the reality is sitting outside, waiting to be captured, waiting to be seized by the camera, so what is reality? इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? The world that surrounds us or the one which transcends the seeable, which reality are we talking about? एक तो ये physical world है, and then there is a world which transcends this world that we can see with our eyes. How do we talk about things which are not available to us in material form? For example, how do we talk about the experience of loss? Now, experience of loss is something that is felt, which, in other words, transcends the material world that is around us. We can see somebody suffering, but is that suffering, वो जो pain का एक की depiction है, how is that done? Are tears the only depiction of pain? यहाँ पे ये बातें आती हैं. लेकिन because रॉबर्ट स्टैम्प जिनका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, he is talking in terms of post-structuralism. उनकी जितनी राइटिंग्स हैं सिनेमा पे वो पोस्ट-स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से हैं. एंड ही टेक्स द डिबेट इनटू दैट डायरेक्शन. और वो पोस्ट-स्ट्रक्चरलिज्म का क्या आइडिया है मैं आपको बिल्कुल एक मोटी सी बात बता देता हूँ. आई एम श्योर कि जो लोग लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर पढ़ते हैं वो दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू से. लेकिन चलिए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत ब्रीफली उसको ये कर देता हूँ. वो ये कि चीज़ें जो हैं यानी अब चलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से एक रियलिटी विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंड द आर्टिस्ट हु डिपिक्ट्स इट. अब ये आर्टिस्ट और रियलिटी के बीच में एक चीज़ है, वो है मीडियम ऑफ representation. How we represent that reality, how we talk about that reality, or how we show that reality. Now that medium, अगर तो वो पेंटर है तो उसका वो मीडियम है ब्रश, पेंट और कैनवस. अगर राइटर है तो उसका मीडियम है वर्ड्स, लैंग्वेज. और अगर फिल्म मेकर है तो उसका मीडियम है इमेजेस. नाउ दीज थ्री थिंग्स, ये जो मीडियम है दैट स्टैंड्स बिटवीन दैट
reality and the artist. और ये जो इसके बारे में रॉबर्ट स्टैम ने कहा कि इट्स अ रिफ्रैक्शन ऑफ अ रिफ्रैक्शन. नाउ what is the refraction of a refraction? And that is the complication which post-structuralism introduces. कि language and then images too, how are they really capable of conveying that experience which we acquire from our senses? जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, is language capable enough, or are the cinematic images capable enough to convey that reality? ये है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इशू इस डिबेट का. एंड अगेन सो यहाँ तक इन सवालों को मेरा ख्याल है कि आप लोग देखिए. एंड दिस वाज द वेरी रीज़न आई वाज सो रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट दिस होल थिंग, क्योंकि ये यहाँ से डिबेट ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. और इसमें ये जो पैसेज है जहाँ पे इससे मैं रॉबर्ट स्टैम का पढ़ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है. इसका नाम है अनथिंकिंग यूरोसेंट्रिसिज्म. He says we read stories, watch movies because we are interested in the idea of truth. But whose truth? The truth conceived, constructed and embellished by the artist. Because अगर ये what is artist doing? He is इसमें दो चीज़ें हैं. एक one is on part of the audience कि why are they interested in watching movies? Why are they interested in stories? Because वो एक inherent desire है in all of us of knowing the truth. But what kind of truth? Whose truth? ये questions यहाँ पे raise होते हैं. And then how film engages the audience. उसमें एक तो उसका फंडामेंटल हमने ये आइडेंटिफाई किया कि उसके अंदर द डिज़ायर ऑफ नोइंग द ट्रूथ थ्रू दिस स्टोरीज, एक वो उसके अंदर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है. बट एंड हाउ फिल्म यूजेस इट, फॉर एग्जांपल हॉलीवुड ड्रामा या एनी अदर ड्रामेटिक एलिमेंट इन फिल्म, वो जो इंट्रोड्यूसिंग द मेलोड्रामा एंड व्हाट काइंड ऑफ truth is or what kind of reality is constructed through melodrama. And melodrama certainly introduces a supra reality, and that whereby the audiences can find escape, as we know, and solace in the beating and banishment of the villain. So which in other words means कि वो एक यूटोपिया का एक उसमें concept, and which of course doesn't exist in the world as we know it, कि इस किस्म का justice prevail नहीं करता. So when we watch that kind of melodrama, so वो किस किस्म की reality depict कर रहा होता है. Of course it depicts an ideal world where evil will be defeated and the truth will prevail and justice will prevail, और वो हीरो जो है उसमें वही functions as an agent of that justice. And the same thing अगर आप देखिए, so it happens in British cinema. उसकी वो इस्माइल मर्चेंट की films, they are really famous for bringing this kind of realism to the audience. कि उसमें वो जेन ऑस्टन या E.M. Forster के novels पे based वो फिल्में, you know, the Howard Sand and Room with a View and all that, वो the English countryside. और अगर उसमें आप ये भी include करें, Passage to India include कर दें, which brings back the days of the empire. So what are those films actually doing? They are showing that glorious past to the British audience, where
whereby they can have a feeling of triumph and superiority of their glorious past, and that's how depictions of all glorious past serve for the audience. और उसको एक क्रिटिक ने ये कहा था कि वेल ये जो ब्रिटिश सोसाइटी की एक सप्रेस्ड लोअर मिडिल क्लास जो वर्किंग क्लास है, उनको ये फिल्में जो हैं वो उनके लिए थोड़ा एक फ्यूल फॉर लाइफ का काम करती हैं, वेयर देयर एक्चुअल लाइव्स आर सो मिजरेबल, एंड बाय वाचिंग दीज मूवीज दे imagine themselves as part of the imperial setup, which of course they were not, because it was a very limited English class that was at the helm of the affairs. So बाकी सारे तो जाहिर है अपने छोटे मोटे काम वाम कर रहे थे, और if you know the complexity of the British society, तो आपको ये आसानी है समझने में कि वहाँ पे क्लास कॉन्शियसनेस कितनी है. बट दीज फिल्म्स जो ये इस्माइल मर्चेंट की है विद दोज लश ग्रीन लॉन्स एंड दोज यू नो colonial structures, so it brings that kind of comfort to the oppressed audiences. I mean, those who are actually oppressed in their life. Socially oppressed class की बात हो रही है. So what I'm saying कि that is how realism has various functions. It's not a fixed thing जिसको हम underline करके उसकी एक definition तैयार कर लें कि वो जी आर्टिस्ट जो है वो रियलिटी को डिपिक्ट करता है. Well, अगर इसके सवाल पूछने होंगे, yes, well, we keep this definition at the top of the page, और उसके नीचे फिर हम ये सवाल लिखेंगे कि whose reality, whose truth, and for whom. ये डिपिक्शन किसके लिए हो रही है, because ये two-way process है. People who are watching it, are they really receptive for that kind of reality and truth which that film is depicting for them. उसकी reception कहाँ पे है, कैसी है. So these are the complications which are inherent in this very idea of cinematic realism. So that's how. इसके ऊपर मेरे ख्याल है मैं यहाँ पे अभी रुकता हूँ. ये आज की जो सवाल हैं इनके ऊपर आप गौर कीजिए. इनके ऊपर if you want to discuss further, तो I will be happy to share thoughts with you. आप भी सोच के बताइए. लेकिन उसमें एक मेरी गुजारिश है, और वो मैं लोगों से क्लास में भी करता हूँ, और उसमें कुछ लोग खफा भी होते हैं मुझसे, लेकिन हमें सबको ये बात समझनी चाहिए कि वो जो क्लास में सबसे पहले हाथ खड़ा करने का रवाज है ना, वो अच्छा नहीं है. इसलिए कि आप, इसका मतलब है कि आप बात सुन नहीं रहे होते, आप अपना सवाल पूछने का इंतज़ार कर रहे होते, विच इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू. और उसमें हाँ, सवाल ये पूछ लेना चाहिए क्लास में. आज तो यहाँ तो खैर क्लास नहीं हो रही है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बातें अभी पहले हो रही थी. वो सवाल ये अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो वो उस वक्त पूछ लेनी चाहिए. बट क्वेश्चन और अ गुड क्वेश्चन इज़ अ वेल थॉट आउट क्वेश्चन. उसके ऊपर आपने सोच रखा है कि, और वो जाहिर है इट इज़ एम्बेडेड इनटू सम ऑनगोइंग डिबेट. वो इसको ज़हनी इख्तरा नहीं हो सकती. उस किस्म के क्वेश्चन जो हैं एकेडमिक काम के अंदर वो एंटरटेन नहीं हो सकते. आप जब, और क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा रीडिंग से बाहर आते हैं, खाली सोचने से बाहर नहीं आते. वो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में मैडम सराजुद्दीन कहा करती कि जो जुमला जो है वो आई थिंक से स्टार्ट होता है, उसको तो वहीं पे बंद कर देना चाहिए.
इसका मतलब है कि यू आर सो अनश्योर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, एट लीस्ट यू शुड बी श्योर ऑफ योर क्वेश्चंस। सवाल जवाब तो खैर बाद में आते ही रहेंगे, लेकिन पहले जो है सवाल को अच्छी तरह से सोचना चाहिए। और my teacher, Dr. Ian Good, he said, well, when you are asked a question, viva के लिए, he advised me कि take your time to think about your answer. एक abrupt answer और एक ready-made answer जो है वो भी अच्छा नहीं होता। यानी कि well, you should take your time to think about what you are going to say, or I think we should stop here. Okay, thank you.